साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों की जैसा हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो पाषाण काल से हुई थी और पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था कि पूरा पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले, है ना। उन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया था और ये भी हमने बताया था आपको कि जो पाषाण काल है उसके 3 मेजर पार्ट हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद था मध्य पाषाण काल और उसके बाद था नव पाषाण काल। तो पाषाण काल के तीनों पार्ट हैं, इसमें से हमने एक पार्ट कर लिया जिसका नाम था पूरा पाषाण काल। उसके बाद अब आएगा हमारे पास मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में पाषाण काल से वो क्या क्या हैं, उनको भी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, है ना। जो भी सवाल आपको यूपी स्पेशल में मिलेंगे वो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। आज हमारे पास जो पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसका नाम है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो इसका जो समय था, हमने पहले भी जाना था, तो इसका जो समय है तकरीबन वो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व। अगर इसे हम ये कहें कि आज से तकरीबन 8,000 साल पहले जो मानव था उसकी एक्टिविटी क्या थी, उसके क्रियाकलाप क्या थे, वो किन किन चीज़ों का प्रयोग करता था, इन सब के बारे में हम जानेंगे और उत्तर प्रदेश में उसके प्रमाण कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं। ठीक है, तो देखिए मानव सभ्यता में पाषाण काल में जो मध्य पाषाण काल है वो उसका समय है। यहाँ क्या क्या बदलाव हुए पूरा पाषाण काल के मुकाबले नव पाषाण काल में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले। तो देखिए पूरा पाषाण काल के मानव को ज्ञान नहीं था किस चीज़ का, आग का, लेकिन मध्य पाषाण काल में आग का ज्ञान मानव को हो चुका था। तो पहली बात देखिए, मध्य पाषाण काल की सबसे पहली बात क्या है, मनुष्य को आग का ज्ञान हो गया है। आग का ज्ञान हो चुका था, आग का ज्ञान व उसका प्रयोग एक्चुअल में हम ये क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य को आग का ज्ञान हो चुका था, इसी काल में गर्त चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? गर्त चूल्हे। अब गर्त चूल्हे हैं तो चूल्हों में आग जलाई गई होगी, इसका मतलब उस दौरान आग जो है उसका आविष्कार हो चुका था, आग की खोज मानव कर चुका था। ठीक है, चलिए दूसरी बात अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य को घर बनाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ जगह पर घर के प्रमाण पाए गए हैं, इसका मतलब घर देखे गए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि घर जैसी स्थितियाँ देखने के लिए मिलती हैं। और तो और जो शवाधान है, शवाधान या अंत्येष्टि की शुरुआत हो चुकी है। शवाधान या अंत्येष्टि की शुरुआत, इसका मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल में इंसान को दफनाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जबकि मध्य पाषाण काल में इंसान का शवाधान हुआ है, उसे दफनाया गया है। बहुत सारी कब्र मिली हैं जहाँ से इंसान को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तीसरी बात अगर हम देखें इसी काल में तो नव पाषाण काल की शुरुआत हो रही होगी और मध्य पाषाण काल का एंड होगा। उस दौरान हम ये देखेंगे कि इंसान जो है वो पशुपालन भी करने लगेगा। तो वैसे पशुपालन नव पाषाण काल में प्रमुख रूप से जो है देखा गया है, लेकिन यहाँ पशुपालन के किसकी शुरुआत हो गई है,
है ना, पशुपालन की शुरुआत कह सकते हैं आप। और उसी में हम कह सकते हैं कि हड्डी के औजार व हथियार, औजार, हथियार व आभूषण, मतलब हाँ, हड्डी के औजार, पत्थर के औजार तो इंसान इस्तेमाल करता ही था, पत्थर के साथ साथ अब हथियार जो हैं वो कुछ हड्डी के भी बनाए गए हैं, ऐसे भी प्रमाण देखे गए हैं इसी कालखंड में, हड्डियों के प्रमाण। ठीक है, और तो और थोड़ा सा अगर हम और विस्तार से इस बात को देखें तो इंसान उस दौर में था शिकारी, वो खेती का नॉलेज या खेती का ज्ञान उसको नहीं था। ठीक है, तो लेकिन घर का निर्माण वो करना सीख गया था, तो घर निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। घर निर्माण की शुरुआत उसने कर दी थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान पूरी तरह से घरों में रहता था। हाँ, घर वही जो कंदराएं थीं या गुफाएं थीं, उनसे निकल के इंसान ने अपने जो है कुछ आवास बनाए हैं, उसी के आसपास उसके आवास बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं घर जैसी शुरुआत हो गई है। खेती का ज्ञान अभी भी इंसान को नहीं है, इसका मतलब इंसान अभी भी शिकारी है। और एक बात बदलाव देखने के लिए मिला है कि पुरा पाषाण काल में हथियार बड़े हैं, भारी भारी पत्थरों के हथियार हैं, औजार बनाए गए हैं। लेकिन इस काल में जो है हथियारों का जो आकार है वो थोड़ा छोटा हो गया है। पहले बेडोल हथियार हैं, इस समय आने के बाद पत्थरों के जो हथियार या औजार हैं वो सुडोल हो गए हैं। सुडोल का मतलब वो छोटे हो गए हैं और एक विशेष इस रूप में उनको ढाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें देखी जाएं तो ये सब चीज़ें मध्य पाषाण काल की देन है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ आती बेटा? मध्य पाषाण काल के दायरे में आती हैं। अब हमारा जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, हम इसको लिंक करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें देखने के लिए प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम इसे देखें इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के जो प्रमाण हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। प्रमाण उत्तर प्रदेश में, प्रमाण कह दो, सबूत कह दो, है ना, ये जो मिले हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक पुरा स्थल है जिसका नाम है महदहा। महदहा, ये महदहा किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो उत्तर प्रदेश का हमारा एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है महदहा, वहाँ से मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं? अगर उन प्रमाणों को देखें, उन साक्ष्यों को देखें तो कुछ इस तरीके से साक्ष्य वहाँ पर देखे गए हैं। पहला साक्ष्य है ना, मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, है ना। प्रतापगढ़ वही जो आंवले के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ करता है, वहाँ के प्रमाणों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा हड्डी के औजार इंसान ने बनाने शुरू कर दिए थे, तो हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं, है ना। आभूषण के रूप में क्या मिले हैं? मृग शृंग के छल्ले। मृग शृंग के छल्लों का मतलब है जो हिरन है उसके जो सींग होते हैं उनके छल्ले मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि इंसान जो है वो पशुओं के सींगों से या उनकी हड्डियों से हाँ आभूषण बनाता होगा ये, और उन आभूषणों का वो इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, तो मृग शृंग के छल्ले मिले हैं। और क्या मिला है? हाँ, युगल समाधान मिला है। यहाँ से मिला है युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब होता है बेटा, देखिए युगल समाधान का मतलब होता है कि एक कब्र से दो लोगों के हाँ कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। और इस युगल समाधान में देखा गया है कि देखिए जो शव है,
जो शव है, जो डेड बॉडी है, तो वो कंकाल के रूप में मिली है। जो शव है, इस शव का जो सिर है वो पश्चिम की तरफ है, और इस शव का जो पैर हैं वो पूरब की तरफ है। ये भी ध्यान रखें, आज जैसा अंतिम संस्कार होता है तो सिर उत्तर की तरफ होता है सामान्यतः, और पैर दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं। लेकिन उस समय पर ये देखा गया, जो कंकाल मिले हैं उन कंकालों से ये पता चला है कि सर जो है ना, सर जो है वो पश्चिम की तरफ है और पैर जो हैं वो पूरब की तरफ हैं। और तो और अगर थोड़ा सा और देखें इसी कालखंड में, तो इस कालखंड में और मैदाहा से जो चीज़ें मिली हैं उनमें एक चीज़ पाई गई है कि देखो सिलबट्टा पाया गया है। सिलबट्टा वही जो मसाला वगैरह पीसने के लिए होता है, पत्थर का ही होता है वो भी, तो वो मिला है ना। कहा जाता है कि देखो यहीं से महदहा से हथियार, अस्थियों के, हड्डियों के औजार व आभूषण मिले हैं, है ना। और मैदहा से भी गर्त चूल्हे मिले हैं। तो गर्त चूल्हे तो ऐसा मानकर चलिए कि हर जगह से मिले हैं, गर्त चूल्हे हर जगह से मिले हैं। और गर्त चूल्हे इस बात को बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी और इंसान ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। ठीक है। हड्डियों के औजार और आभूषण मिले हैं, जैसे मैंने बताया बहुत जगह से मिले हैं। सिलबट्टा मिला है, भूषण खाना मिला है ना। सबको दफनाने का प्रमाण मिला है। इसका मतलब मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि या समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें सर पश्चिम की तरफ था और पैर जो थे वो पूर्व की तरफ होते थे। मृग सरंग के छल्ले मिले हैं, हिरण के सींग के छल्ले बने हुए हैं। ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में जब इंसान को दफनाया जाता था तो उसका सर किधर होता था और पैर किधर होते थे। तो उत्तर दक्षिण नहीं लगाना है, पश्चिम पूरब लगाना, सर पश्चिम में और पैर पूरब में। क्लियर होगी बात। चलते हैं। तो प्रतापगढ़ का पहले स्थल हो गया मैदहा। ऐसी देखो प्रतापगढ़ का दूसरा स्थल है जिसका नाम है दमदमा। दमदमा किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो प्रतापगढ़ है। मैंने पहले बताया था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का वो जिला जहाँ सबसे ज़्यादा आंवला पैदा होता है। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से दमदमा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो एक साक्ष्य मिला है कि यहाँ से 41 नर कंकाल मिले हैं। 41 नर कंकाल। और यहीं से इन्हीं 41 नर कंकालों में से एक कब्र ऐसी है जहां से 3 लोगों के कंकाल मिले हैं। तो एक कब्र से 3 लोगों के कंकाल। यहीं से 5 ऐसी कब्र हैं जहां से युगल समाधान मिला है। 5 कब्रों से युगल समाधान। इसका मतलब ये है कि 5 जो कब्रें थीं वहाँ जोड़े के रूप में लोगों को दफनाया गया है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो पुल्लिंग है, मतलब सभी पुरुष हैं या वो सभी महिलाएं हैं या पुरुष और महिलाएं साथ साथ हैं। अगर ऐसा है कि पुरुष और महिलाएं साथ साथ हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि युगल समाधान मिलने का मतलब कि वहाँ पर सती प्रथा जैसे प्रमाण थे। लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि इतिहास का एक कालखंड जो है वो मौन है, प्रमाण ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है। बाकी कितने बच गए भाई? 5 कब्रों में 2-2 आदमी के हिसाब से 10 और एक कब्र से 3 तो 13 हो गए। बाकी बचे कितने? 28। तो 28 कब्रों से एकल समाधान।
एकल समाधान मिले हैं। ठीक है, तो एक कब्र से 3 लोगों के कंकाल उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं दमदमा से, और पड़ता कहाँ? वो प्रतापगढ़ में। ठीक है, दूसरा क्या मिला है? यहीं से कुछ हड्डियां मिली हैं, बहुत सारी हड्डियां मिली हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बैल, है ना, बकरी, भेड़, बारहसिंगा, हाथी आदि कह दो, आदि जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो अब इससे पता चल गया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि वहाँ भूषण खाने थे, है वहाँ पर चीज़ों को जो है, हाँ, एक ही जगह से बहुत सारे जानवरों की, अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ मिलना, ये हो सकता है कि वहाँ भूषण खाने हों और वहाँ जो है जो जानवरों को लाकर मारा जाता हो, उनका मांस वगैरह वो लोग खाते हों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दमदमा कहाँ है, और वो दमदमा जो है वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। ठीक है, और वहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 लोगों के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो एक स्थान का नाम आता है सराय नाहर। क्या नाम है बेटा? सराय नाहर। ये जो सराय नाहर है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आता है? सराय नाहर कहाँ है? तो हमारा उत्तर प्रदेश का ज़िला आता है बेटा प्रतापगढ़। ये भी प्रतापगढ़ में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के, हाँ, प्रतापगढ़ ज़िले में एक जगह पड़ती है सराय नाहर। ये जो सराय नाहर है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, एक तो मिले हैं 8 गर्त चूल्हे। 8 गर्त चूल्हे, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, गर्त चूल्हे किसे कहते हैं? एक्चुअल में क्या है, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, है ना, जो जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करने के बाद में कढ़ाई उसके ऊपर रखने के बाद में खाना पकाते हैं, वो गर्त चूल्हे कहलाते हैं, है ना। तो एक तो यहाँ से मिले 8 गर्त चूल्हे। ये 8 गर्त चूल्हे ये बता रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण दे रहे होंगे कि मानव जो है वो सामूहिक रूप से निवास करता है। सामूहिक, मानव का सामूहिक रूप से निवास, इसका मतलब इंसान तितर बितर नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग झुंड के रूप में रहते होंगे, इकट्ठा रहते होंगे। तो मानव जो है, मानव का सामूहिक निवास। भाई एक बात बताओ बेटा, 8 चूल्हे एक जगह क्यों मिले? इसका मतलब अब एक आदमी का मान लो एक परिवार है, उसके यहाँ एक चूल्हा है, तो 8 आदमियों के 8 चूल्हे का मतलब है कि उस बहुत सारे परिवार इकट्ठा रह रहे हैं। इसका मतलब वो कैसे रह रहे हैं? सामूहिक रूप में मिलकर रह रहे हैं, झुंड के रूप में रह रहे हैं। हो सकता है इस वजह से भी रहते हो कि अकेले आदमी के ऊपर जंगली जानवरों के हमले हो सकते हैं। जब वो इकट्ठे रहेंगे तो वो उनसे भी बचा सकते हो अपने आप को और अपने परिवार को। दूसरी बात, इन्हीं गर्त चूल्हों के पास में देखा गया है, हाँ, जानवरों की अधजली हड्डियां। तो बेटा इससे एक बात सामने निकल कर आई कि अगर जानवरों की आधी जली हुई हड्डियां हैं तो हो सकता है कि वो शिकार करते हों, जानवरों को मारते हों, मांस को भूनते हों और वो खाते हों, है ना। मांस को भूनकर वो खाते हों। तो इससे पता चला, कुछ आइडिया हम लोग लगा सकते हैं इस प्रकार से कि गर्त चूल्हों में वो मांस को भून के या पका के खाना सीख गए थे। ठीक है, और क्या मिला है सराय नाहर से? तो सराय नाहर से एक मिला है 37 नर कंकाल।
और ये जो 37 नरकंकाल मिले हैं, इन नरकंकालों के बारे में कहा जाता है कि ये छत विछत अवस्था में है। छत विछत अवस्था। छत विछत का मतलब कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, किसी का किसी तरीके से है ना। एक्चुअल में क्या, जब इंसान को दफना दिया जाएगा तो मांस गल जाएगा, लेकिन हड्डी जो है वो अपनी जगह, स्केलेटन वैसा का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ जो खुदाई हुई तो उसमें देखा कि इंसान की हड्डियाँ तितर बितर पड़ी हैं, है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि छत बिछत होने के पीछे एक रीजन हो कि उनके ऊपर जो है हमला हुआ हो, भाई बाह्य आक्रमण तो नहीं हुआ। अगर मान लो 37 लोग मारे गए हैं और वो मरे हैं तो लोग उन्हें दफनाते, लेकिन वो अगर इधर उधर इस तरीके से पड़े हुए हैं तो इससे पता चल गया कि कोई हमला हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं बाह्य आक्रमण उनके ऊपर हुआ, माना जा सकता भाई। या हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक नरसंहार हुआ है उनका। इस हमले में क्या हुआ है, सामूहिक नरसंहार, सामूहिक नरसंहार की सूचना देता। यहीं से बताया जाता है, इसी सराय नाहर से एक कब्र से 4 कंकाल मिले हैं। एक कब्र से 4 समाधान प्राप्त हुए हैं, 4 कंकाल मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो इंसान है ना, 4 कंकाल एक ही कब्र से मिलने का मतलब यह है कि हो सकता है वो पूरा का पूरा परिवार एक साथ मारा गया हो, है ना, और उस स्थिति में लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया हो और सभी के लिए एक गड्ढा खोद के उनको दबा दिया हो। ऐसा हो सकता है। अब चूंकि इतिहास यहाँ मौन है, लिखित तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे देखिए, यहीं से बताया जाता है जो सराय नाहर है ना, जो सराय नाहर है, यहाँ बताते हैं कि जो कब्र है, जो और कब्रें मिली हैं यहाँ से, कब्र के बारे में कहा जाता है कि जो कब्र है वो घर के अंदर है। घर के अंदर इंसान का जो घर है उसी के अंदर कब्रें बनी हुई मिली हैं। तो हो सकता है कि वो अपने प्रिय जो मरा है उससे इतना प्रेम करते हो कि उससे अपने से दूर ना रखना चाहते हो, या और अन्य वजह रही हो, तो वो घर के अंदर कब्र बनाते थे। और ये कब्र जो होती थी सामान्यतः इनका जो आकार है वो ज़्यादातर अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार। अंडे के आकार में कब्र है, और कब्र में जो इंसान है उसे दफनाया गया, उसके सर जो है वो पश्चिम की तरफ हो, पैर किधर है? पूरब की तरफ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्ष्य सराय नाहर से मिले हैं। तो इस बात को नोट कर लें, अच्छा सवाल है, एग्जाम में वो आपसे मालूम कर सकता है। क्या मालूम कर सकता है बेटा? मालूम ये कर सकता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक, है ना, स्थल कहां से मिले हैं? प्रतापगढ़ के सराय नाहर से। तो सराय नाहर, सराय नाहर, सराय नाहर से मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो सराय नाहर के आसपास से, हाँ, या प्रतापगढ़ से ज़्यादा स्थल मिले हैं यहाँ से। देखो, चाहे दमदमा हो, मेहदहा हो या सराय नाहर हो, इसकी खोज जो हुई है वो GR शर्मा के नेतृत्व में हुई है, और उनके कुछ सहयोगी हैं, है ना, हाँ, RK शर्मा और BD मिश्र। तो इनकी जो, कभी कोई आपसे पूछने लगे कि बेटा जो मेहदहा है, दमदमा है और सराय नाहर है, सराय नाहर, ये तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो तीनों स्थल हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। याद रखें, मेहदहा और दमदमा और
सराय नाहर, ये तीनों यहाँ हैं। सबसे ज़्यादा प्रमाण जो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो सराय नाहर से मिले हैं, है ना। इन स्थलों का जो उत्खनन हुआ है, वो उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो उत्खनन का नेतृत्व जो करा है वो जी.आर. शर्मा ने करा है। जी.आर. शर्मा मैंने पहले बताया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, है ना। और ये बेलन नदी घाटी जो है वहाँ पे भी इन्होंने खुदाई कराई थी, पूरा पाषाण काल की, इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। और इन जी.आर. शर्मा का जो है ना, जी.आर. शर्मा का जो सहयोग करा है, इनके जो सहयोगी हैं वो 2 लोग हैं, जिनके सहयोग से इन्होंने यहाँ दमदमा, मैदहा और सराय नाहर में खुदाई कराई थी, उत्खनन कराया था। उनका नाम है आर.के. शर्मा, आर.के. शर्मा, और दूसरे हैं बी.डी. मिश्र, बी.डी. मिश्र। तो बी.डी. मिश्र, आर.के. शर्मा के सहयोग से, है ना, जी.आर. शर्मा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने बेलन नदी घाटी में भी खुदाई कराई थी, है ना। पूरा पाषाण काल के कुछ तथ्य सामने आए थे, और इन्हीं के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले के मैदहा, सराय नाहर और दमदमा में भी इन्होंने खुदाई कराई थी। ठीक है। एक स्थान मिला है इसी का मध्य पाषाण काल का, और बेटा वो स्थान है, देखिए उसका नाम है लेखरिया। ये लेखरिया कहाँ से मिला है? तो लेखरिया जो मिला है स्थल, वो जिला आता है हमारा मिर्ज़ापुर। कौन सा है? मिर्ज़ापुर। विंध्याचल की रेंज में मिर्ज़ापुर है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से प्रमाण मिले हैं 27 नरकंकाल, 27 नरकंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर कोई सवाल पूछेगा तो 4 या 5 सवाल आप याद रखिए। पहला सवाल पूछेगा कि मैदहा, दमदमा और सराय नाहर ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में है। मैदहा, सराय नाहर और दमदमा का संबंध किस काल से है? तो मध्य पाषाण काल से है। तीसरा सवाल याद रखिए कि देखिए, हाँ, जो समाधान है ना, अंतिम संस्कार है, उसमें मरने वाले व्यक्ति का सर किधर होता था? तो पश्चिम की तरफ, और पैर किधर होते थे? उत्तर की तरफ। ऐसे सवाल पूछ लेगा आपसे कि देखिए जो लेखरिया है वो एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो वो आ जाएगा मिर्ज़ापुर ज़िले में। ठीक है। तो बेटा ये हमने कवर कर लिया कौन सा पार्ट? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आएगा। फिर नवपाषाण काल के बाद में हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे, आप याद भी करते रहें, चीज़ों को नोट डाउन कर लें। ठीक है। और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हों आप लोग, है ना, चाहे यूपी SSS की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये यूपी राज्य विशेष जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।